हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित जो पेपर हो रहा है दोस्तों, उस पेपर का निचोड़ आप लोग को बताया गया है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो इस वीडियो में बताया गया दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और आप लोग को हूबहू पेपर देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सी टेट पेपर का एनालाइज करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि 19 जनवरी के पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आज का दिन। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग सी टेट 18 जनवरी के पेपर को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग सी टेट जनवरी फर्स्ट शिफ्ट CDP में पूछे गए प्रश्न आप लोग को बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि बच्चे तार्किक चिंतन की शुरुआत जीन पियाजे की किस अवस्था में करता है। तो दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित दो क्वेश्चन बने थे और दोनों देखिए आप लोग के सामने रखा गया है। आप लोग देखिए ध्यान से, समझिए इसको। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे तार्किक चिंतन की शुरुआत जीन पियाजे की किस अवस्था में करता है दोस्तों। तो दोस्तों, वो करता है मूर्त संक्रात्मक अवस्था में, ठीक है। मूर्त संक्रात्मक अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसे मूर्त संक्रात्मक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मूल ठोस स्थूल संक्रियात्मक अवस्थाएं, ठीक है। तो दोस्तों, मूर्त ठोस स्थूल संक्रियात्मक अवस्थाएं दोस्तों, ये सभी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बुना है दोस्तों अब तक इन सभी सीटेट पेपर में। तो दोस्तों, वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण, तुलना, संबंध दोस्तों, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के में दोस्तों वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण करना और तुलना संबंध बनाना दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे करते हैं, ठीक है। विलोमीयता या पलटावीपन दोस्तों, विलोमीयता या पलटावीपन मतलब आप विलोमीयता या पलटावीपन का मतलब दोस्तों होता है जैसे आप पी बना रहे हैं, ठीक है। पी बना के आप बालक को बी बनाना सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो बालक इसे अपलटावीपन, पलटावीपन में दोस्तों पी से बी बनाएंगे तो बी को भूल जाएगा, पी को भूल जाएगा, बी को याद रखेगा, ठीक है। और अपलटावीपन में दोस्तों या विलोमीयता में दोस्तों बालक जो है पी से बी बनाना सीखता है, ठीक है। मान लीजिए आप पी बनाए हैं तो वो बालक मूर्त अवस्था में जान जाएगा कि पी से ही बी बनाए, ठीक है। पहले पी बनाए थे, उसके बाद इसको यहाँ पे एक और जोड़ दिए हैं तो ये बी हो गया, ठीक है। तो ये मूर्त अवस्था में बालक समझ चुका होगा और ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक दोस्तों विकेंद्रित। केंद्रित का मतलब दोस्तों ध्यान एक जगह, जैसे मान लीजिए विकेंद्रित का मतलब हो गया कि केंद्रित मतलब हो गया दोस्तों कि एक जगह ध्यान को केंद्रित करना, ठीक है। ये हो गया केंद्रित। और विकेंद्रित का मतलब हो गया दोस्तों जैसे कि यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कई कार्य मतलब कर सकता है एक टॉपिक से, उसे कहते हैं दोस्तों विकेंद्रित, ठीक है। केंद्रित का मतलब एक स्थान पे, विकेंद्रित मतलब कई स्थानों पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं विकेंद्रित भी समझ में आ गया होगा। और ये सभी ज्ञान जो है दोस्तों मूर्त अवस्था में ही आती है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला दोस्तों, अगला है तार्किक एवं मूर्त चिंतन। तो दोस्तों, तार्किक एवं मूर्त चिंतन भी, इन सबों का विकास भी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये गलत दिया है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था को दोस्तों कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था को मूर्त अवस्था कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था को मूर्त अवस्था कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों, ये सब जो जितने भी टॉपिक आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, जैसे सात जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण करना, तुलना संबंध बनाना, ये मूर्त अवस्था में होता है। विलोमीयता पलटावेपन ये भी मूर्त अवस्था में, विकेंद्रित भी मूर्त अवस्था में दोस्तों। तार्किक चिंतन भी दोस्तों मूर्त अवस्था में ही होता है। फिर सादृश्य, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्रफल, आयतन का ज्ञान दोस्तों मूर्त अवस्था में ही होता है। संरक्षण की समझ भी दोस्तों मूर्त अवस्था में ही होता है। गणितीय संक्रिया की समझ दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। पंक्तिबद्धता, क्रमबद्धता का विकास भी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बहुविध और विपरीत योग्यता का विकास भी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। दिशाओं का ज्ञान, नक्शे की समझ दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है।
कार्य कारण में संबंध, ये सभी जितने भी टॉपिक दोस्तों आप लोग के सामने रखा गया है, ये सभी जो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बालक को अच्छी तरह से समझ में आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जीन पियाजे पूछा था। देखिए दूसरे क्वेश्चन को, क्या जीन पियाजे पूछा था। तो एक बालक वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है और उसके अनुरूप ही कार्य करता है, तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या कहलाता है, तो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 19 जनवरी के पेपर में पूछा गया था कि एक बालक वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है और उसके अनुरूप ही कार्य करता है, तो जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, तो दोस्तों अनुकूलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन होता क्या है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अनुकूलन क्या होता है। तो बालक जानकारियों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करता है या अनुकूलित करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है। ठीक है, तो अनुकूलन की प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों, तो अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है वो होती है जन्मजात। ठीक है, तो बालक जानकारियों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करता है या अनुकूलित करता है, यही दोस्तों अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, और अनुकूलन जन्मजात प्रक्रिया है। आगे बढ़िए, उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वाइगोत्स्की के बारे में बताया गया कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ किया गया है। दोस्तों ये वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बना था कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ कौन है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन ने दिया है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन बी है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनसे बुद्धि लब्धि से कम होता है। ऑप्शन सी है, सहयोगात्मक समस्या। ऑप्शन डी है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में की बात ही नहीं की है, बच्चों को संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की बुद्धि के बारे में बात नहीं किए हैं, कम होता है यहाँ पे दिया है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी है, प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, तो ये भी वाइगोत्स्की नहीं कहे हैं दोस्तों। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में दोस्तों सहयोगात्मक समस्या समाधान दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की सहयोगात्मक समस्या के बारे में बताया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट पूछा गया है कोहल वर्ग से। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत में क्या पूछा गया था दोस्तों, तो कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बालक माता पिता के साथ साथ पड़ोस पास पड़ोस के स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहता है। ठीक है, तो वह कोहल वर्ग की किस अवस्था का अनुसरण कर रहा है। एक बालक जो है माता पिता के साथ साथ पास पड़ोस की स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहता है, तो वह कोहल वर्ग की किस अवस्था का अनुसरण कर रहा है। तो दोस्तों वह अनुसरण कर रहा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की तरह। ठीक है, ये दूसरा स्टेज है कोहल वर्ग का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो कोहल वर्ग दोस्तों, कोहल वर्ग के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं और उन तीनों के 2-2 भाग हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कोहल वर्ग को पढ़ लीजिए, कोहल वर्ग से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसेशनल स्टेज, पारंपरिक स्टेज, परंपरागत अवस्था, ये भी दोस्तों कोहल वर्ग का ही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कोहल वर्ग टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आप लोग को ध्यान से कोहल वर्ग पढ़ना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके कोहल वर्ग को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे वीडियो दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इस अवस्था में 10 से 13 वर्ष वाली अवस्था जो है ये दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज जो है, पारंपरिक अवस्था या परंपरागत अवस्था, ये दोस्तों बाल्यावस्था में 10 से 13 वर्ष तक की होती है। ठीक है, और इस अवस्था में दोस्तों बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। 10 से 13 वर्ष में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है, और इस अवस्था में बालक अपनी समाज धर्म राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बालक नैतिक विकास, इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक अपनी समाज धर्म राष्ट्र संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिक विकास करता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये हो गया कोलवर्क से संबंधित टॉपिक। इस अवस्था की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं, ठीक है। कोलवर्क की जो अवस्थाएं, इसके दो अवस्था मानी जाती है। कौन कौन? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून एवं व्यवस्था अवस्था। तो दो प्रकार की अवस्था है दोस्तों, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था और कानून एवं व्यवस्था अवस्था, ठीक है। दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए, इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना जाता है। फर्स्ट स्टेज में बालक प्रशंसा पाना चाहता है, और दूसरा जो स्टेज है दोस्तों, इसमें इस अवस्था में बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं, तथा भी नियम और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों कोलवर्क संबंधित टॉपिक। उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में हावर्ड गार्डनर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हावर्ड गार्डनर के बारे में देखेंगे दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बालक दूसरे व्यक्तियों के भाव विचारों मनोभावों को जानने लगता है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी? तो बताइए आप लोग कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी? एक बालक दूसरे व्यक्ति के भाव विचारों मनोभावों जानने लगता है, तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी दोस्तों? तो वो होगी दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए इसको। तो दोस्तों आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, अंतरावैयक्तिक बुद्धि या अन्य बुद्धि, ठीक है। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि में बताया गया दोस्तों कि दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानना, उनके अनुरूप अनुक्रिया करना दोस्तों, ये होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, ये दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की है, ठीक है। यह है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। जैसे पंडित हो गए, राजनेता हो गए, चिकित्सक हो गए, धर्मगुरु, विक्रय अधिकारी, शिक्षक, सेल्समैन, बीमा एजेंट, दुकानदार, ये दोस्तों आते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अंतर्वैयक्तिक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, दूसरा पॉइंट बताया गया है अंतरावैयक्तिक बुद्धि के बारे में, ठीक है। तो आइए अंतरावैयक्तिक देखते हैं। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि में दोस्तों बताया गया है कि स्वयं की क्षमताओं, कमियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता, ठीक है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि में स्वयं की क्षमताओं, कमियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता होती है, जैसे योगी, संत और शिक्षक, ठीक है। तो योगी, संत और शिक्षक आते हैं दोस्तों अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार टॉपिक कैसे लगी और सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक को, तो एक बार ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 2 से 3 बार आप लोग इस टॉपिक को देख के जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिकों से पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। और दोस्तों आप लोग 19 जनवरी का पेपर देख ही पा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जिनका पेपर बाकी है वो अच्छे से पढ़ के जाएँ, और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लिंग होता है। तो आप लोग बताना है कि लिंग क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी है जैविक संरचना, ऑप्शन सी है आर्थिक संरचना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कि लिंग क्या होता है। सामाजिक संरचना होता है, जैविक संरचना होता है, आर्थिक संरचना होता है, या फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट लिंग होता है। तो दोस्तों लिंग होता है सामाजिक संरचना, जैविक संरचना, जैविक संरचना, आर्थिक संरचना, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक संरचना, ठीक है। लिंग क्या होता है दोस्तों, तो लिंग जैविक संरचना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ADHD का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ADHD का प्रमुख लक्षण क्या है आप लोग को बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है पहले, ठीक है। तो ADHD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों
अटेंड अटेंशन अटेंशन डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट हाइपर, ठीक है दोस्तों, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्टिविटी, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों एक्टिविटी हो गया, और फिर दोस्तों डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए दोस्तों तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दोस्तों इसका फुल नेम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका मतलब होता है कि बालक अतिसक्रिय व्यवहार करने लगता है इस उम्र में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं HDST का फुल फॉर्म आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये सभी दोस्तों 19 जनवरी के पेपर से लिया गया था, और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। और एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन डेली बाय डेली मिलता रहे। और इसी तरह का पेपर दोस्तों आप लोग को डेली बाय डेली कराया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।